तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे से भारत और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुई और उस हाईजैक में कई सारे लोगों की मौत हुई। अब इस हाईजैक को लेकर भी अलग अलग कहानियां हैं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं नहीं, तो इस वजह से हम पाकिस्तान को थोड़ा सा डोमिनेट करने वाली खबरें ही दिखाते हैं। हमारी मीडिया भी ये दिखाने की खूब कोशिश करती है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है पूरी तरीके से फेल हो गई, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई है और क्या सच में पाकिस्तान की आर्मी फेल हुई है? हाईजैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में आपको डिटेल में कहानी सुनाने की कोशिश करूँगा। और प्रयास ये करूँगा कि कई सारे जो आपके दिमाग में डाउट हैं, चूँकि अलग अलग जगहों पे मैंने देखा लोग जो सवाल पूछते हैं, कि उसको कवर किया जाए। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में शायद समेटा नहीं जा सकता, लेकिन अब कोशिश करता हूँ। खैर, ट्रेन हाईजैक हुई। हाईजैक होने के बाद अब पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का, खासकर जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका, वहाँ की मीडिया का ये दावा है कि जो हाईजैकर्स थे उनको मार दिया गया और साथ ही जो लोग थे उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। कई सारे दावे भी उन्होंने पेश किए और कुछ ऐसे दावे हैं जो उनकी बातों को खोखला साबित करते हैं। लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, ये तमाम चीज़ जाने उससे पहले बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हाईजैक हुआ क्यों? आखिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई है क्या? तो थोड़ा सा पहले इसके इतिहास में जानते हैं, फिर पूरी कहानी आप समझ पाएंगे। बात साल 1947 की है। 1947 से पहले भी भारत भले ही नक्शे में और मैप में हम मानते थे कि ये हमारा भारत है, हमारा देश है, लेकिन भारत भी बस टुकड़ों में ही बटा था। आज़ादी से पहले हर राजा का एक राज्य हुआ करता था। कोई भी अपने राज्य को भारत में विलय करना नहीं चाहता था। सब मानते थे कि जो राज्य है वही उनका देश है, बाकी सब विदेश है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी, इसी दौरान भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। इस विभाजन में पाकिस्तान बना, इधर भारत बना। फिर कोशिश शुरू हो गई कि किसको किस में मिलाया जाए। उसके बाद फिर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसाइड किया गया, कुछ कूटनीति, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्मी के दम पे, कि जो जिसकी साइड है उसको उसका हिस्सा मिल जाए। जैसे हैदराबाद को ये कहा गया था कि वो पाकिस्तान में जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अगर हैदराबाद का हिस्सा होगा और भारत के बीच में होगा तो फिर मतलब क्या है? तो भारत में फिर एक मिनी पाकिस्तान रहेगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ सॉल्व की गई, एक बॉर्डर बनाया गया। लेकिन एक बीच में जो जहर की तरह दोनों देशों को खा गया वो है कश्मीर। भारत का क्लेम है कि कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान का क्लेम है कि कश्मीर पाकिस्तान का है। कुछ लोग का कहना है कि कश्मीर किसी का नहीं, कश्मीर एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए। सेम सिचुएशन पाकिस्तान के पास एक जगह लगती थी अफ़गानिस्तान के बगल, बलूचिस्तान। कोशिश करूंगा अपने एडिटर से बोलूँगा कि आपको मैप के माध्यम से तमाम चीज़ें वो दिखाए। बलूचिस्तान जो था पाकिस्तान के बगल में था, अफ़गानिस्तान के इधर था। ऐसे हाल में जो आसान पड़ गया कि उसके पाकिस्तान कब्जा कर ले। जैसे ही पाकिस्तान बनता है, इसके 6 महीने बाद बलूचिस्तान पे पाकिस्तान कब्जा कर लेता है, और कब्जा करने के बाद उसको पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लेता है। लेकिन बलूचिस्तान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान का अगर कोई है तो बलूचिस्तान है। 86% जो लैंड होल्डिंग है, यानी ज़मीन जो है, वो बलूचों के पास है। अगर वहाँ की समृद्धि की बात करें क्या क्या है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन और मिनरल्स हैं, ये तमाम चीज़ें बलूचिस्तान में हैं। लेकिन इसके बावजूद सबसे दुख भरी बात यह है बलूचों के लिए कि 1.5 करोड़ की आबादी है, पूरे पाकिस्तान की 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। लेकिन इसके बावजूद उस 1.5 करोड़ में से 70% लोग ऐसे हैं जो गरीबी और गुर्बत में जीते हैं। यानी जो सिचुएशन अंग्रेज़ों के टाइम में भारत और पाकिस्तान के तमाम समृद्ध इलाकों का था, वही सेम सिचुएशन आज भी बलूचिस्तान की है। और इसी बात को लेकर जो बलूच के लोग हैं वो पाकिस्तानी सरकार से नाराज़ हैं, और उनका डिमांड है, उनकी मांग है कि जब आप हमारे ही संपत्ति को, हमारे ही ज़मीन से निकले हुए खनिज को, हमारे ही संसाधनों को अपने में मिला के आप अपनी
रोजी रोटी चला रहे हैं, खुद अय्यासी भरा जिंदगी जी रहे हैं। और अगर हमारी ही जनता 70% से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे है, आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो फिर आप बलूचिस्तान को अलग कर दीजिए। बलूच पे कब्जा जो बलूच के लोग हैं उनका होगा, और किसी का भी इंटरफेयर यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी बीच जो पाकिस्तान है वो भी अलग अलग फ्रंटों पे लड़ाई लड़ रहा। भारत से उसके कैसे ताल्लुकात है बचाने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर में आए दिन वो परेशान होता, उसको लेके यूएन में भी वो मुकदमे लड़ रहा। सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम चीज़ें भारत कर ही रहा था। इधर अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान की लड़ाई अच्छी खासी है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बलूचिस्तान है। इस वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यह है पाकिस्तान के लिए कि जो अफगानिस्तान है वो सपोर्ट कर देता है, हथियार दे देता है, बंदूकें दे देता है, पैसे दे देता है, और इस वजह से बलूचों के पास सब हथियार है और वो अब उग्र प्रदर्शन करते हैं। अब जब ये लोग उग्र प्रदर्शन करते हैं तो ऐसे हाल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने का काम करती है, क्योंकि जहां प्रदर्शन उग्र होते हैं और अगर सरकार उनसे सख्ती से ना निपटे तो उसका खामियाजा ये होता है कि प्रदर्शन के बाद अक्सर सरकारें पलट जाती हैं और तख्ता पलट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमने बांग्लादेश में भी देखा, और हाल फिलहाल में आपको देखना हो तो सीरिया में देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे असद की सरकार थी, उसके बाद STS आता है, अल जुलानी की वहाँ पे फिर सत्ता कब्जा हो जाती है और सत्ता पलट हो जाता है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए पाकिस्तान ठीक ठाक प्रोटेस्टरों को दबाने के लिए सहारा लेता है अपने लोगों का, खासकर उनके जो ISI हैं और कई सारे ऐसे ग्रुप जो उन्होंने पाल रखे हैं। तो पिछले 1-2 साल से प्रदर्शन बहुत उग्र हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम अपने सबसे कमज़ोर पॉइंट पे है और सबको लग रहा है कि अभी मौका है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में कुछ नहीं। तो ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा था, और इस प्रोटेस्ट के दौरान कई सारे ऐसे नेता थे, कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन थे जो चाहते थे कि बलूचिस्तान के साथ न्याय हो, और उनको पाक आर्मी कैद कर लेती है, उनको बंधक बना लेती है। बंधक बनाने के बाद उनको टॉर्चर करते हैं, उनके ऊपर जुल्म करती है। अब कोई भी ग्रुप हो जब देखता है कि हमारे लीडर को कब्जा किया गया, पकड़ लिया गया, तो वो ग्रुप छुड़वाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही जो BLA है, यानी बलूचिस्तान की आर्मी जिसको आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसने प्लान बनाया कि क्यों ना हम एक ट्रेन हाईजैक करें। ट्रेन हाईजैक करेंगे, हाईजैक करने के बाद जो लोग होंगे उनको हम बंदूक की नोक पे रखेंगे। मजबूरी में जो पाकिस्तान की सरकार है, जो पाकिस्तान की सल्तनत है, उसको झुकना पड़ेगा, और हमारे जो नेता हैं वो छूट जाएंगे। इस छूटने का फ़ायदा ये होगा कि पहली बार दुनिया की नज़र में ये बात आएगी कि पाकिस्तान झुक रहा है। लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के तहत उन्होंने अलग अलग चीज़ें की। सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया कि हाईजैक करें किसको। तो प्लेन हाईजैक करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्लेन के साथ दिक्कत ये है कि वहाँ पे इंटरनेशनल नागरिक भी होते हैं, हर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी बहुत उम्दा होती है, और हथियार ले जाना, उस पर कंट्रोल करना, ये सब बहुत मुश्किल है। एक प्लेन को आप 2 ही जगह पे फिजिकली टच कर सकते हैं, एक तो जहाँ से वो टेक ऑफ करे, दूसरा जहाँ वो लैंड करे। लेकिन ट्रेन के साथ अच्छाई ये है कि हमेशा वो ज़मीन पे चलती है, हर 50-100 किलोमीटर बाद एक स्टेशन आता है, वहाँ वो रुकती है। कहीं कहीं सिग्नल गड़बड़ हो तो बीच में भी रुक सकती है। आप थोड़ी सी पटरियों से अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आप कहीं भी ट्रेन रोक सकते हैं। लिहाजा इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम ट्रेन को हाईजैक करें। पूरा प्लान तैयार हुआ। तैयार होने के बाद इन्होंने टारगेट किया सबसे बदनाम ट्रेन, जिसका नाम है जाफर एक्सप्रेस, और ये प्लान कायदे से बना साल 2024 में। साल 2024 में इन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के तहत इन्होंने उस प्लेन पे बम से अटैक कर दिया। बम से अटैक किया, लेकिन किस्मत देखी कि इस अटैक में 28 लोग मारे तो गए, लेकिन इस प्लेन को ये लोग हाईजैक कर नहीं पाए। अब ट्रेन को हाईजैक कर नहीं पाए, इधर फिर इस ट्रेन को सस्पेंड कर दिया गया, 3 महीने के लिए रोक दिया गया, और ये हुआ कि ट्रेन चलेगी ही नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह है कि इकलौती जाफर एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो बलूचिस्तान से पेशावर तक जाती है। 1600 किलोमीटर का लंबाई रूट तय करती है, 44 से ज़्यादा स्टेशन ये कवर करती है, 36 घंटे तक ये सफ़र करती है। हजारों ऐसे नागरिक हैं जो इस ट्रेन से हर दूसरे दिन यानी हर
पीरियड टाइम पे जब ये लौट के आती है तो उससे सफ़र करते हैं, तो इसको चलाना मजबूरी है। तो फिर 3 महीने बाद डिसाइड किया गया, यानी साल 2025 के लास्ट में, यानी शुरुआत में या फिर 2024 के लास्ट में इसको डिसाइड किया गया कि इसको फिर से चलाया जाए। ये बात जब बलूच लिबरेशन आर्मी तक पहुंचती है तब उन्होंने प्लान बनाया कि इसको फिर से हाईजैक करना है। लेकिन कैसे? तब उन्होंने रोड मैप तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने चेक किया कि ये ट्रेन आएगी कब। जब पता किया तो पता चला कि बलूचिस्तान के क्वेटा से ये सुबह 9:30 बजे निकलती है। तो 11 मार्च साल 2025 को सुबह 9:30 बजे यहाँ पे लोग तैनात होते हैं। ट्रेन अपने फिक्स टाइम पे निकलती है। निकलने के बाद लगभग 175 किलोमीटर के आसपास आगे बढ़ती है। 175 किलोमीटर दूर आगे बढ़ने के बाद एक जगह लगती है मस्कट। अच्छा, इनका प्लान इतना बढ़िया था, इन्होंने सोच रखा था कि कहीं से भी आर्मी जल्दी ना पहुंच पाए। तो जिस जगह पे ये ट्रेन है, इस ट्रेन के साथ खासियत ये थी, इस पूरे रेलवे लाइन की खासियत ये थी कि मस्कट तक तो हाईवे था, यानी एक बगल पटरी है, लगभग 20-25 मीटर बाद ही हाईवे जा रहा है, बीच में 20-25 मीटर का गैप। तो ऐसे हाल में अगर यहाँ आप कुछ करते हैं तो आर्मी की गाड़ियाँ आराम से पहुँच सकती है, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो फिर इन्होंने मस्कट के आगे का थोड़ा सा रास्ता चुना जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद ये लोग बैठते हैं घात लगा के। इधर इनके मुखबिर बाकायदा बताते हैं कि ये ट्रेन यहाँ पहुँची, इसके बाद यहाँ निकलेगी। अच्छा, पूरे बलूचिस्तान में इनका अपना एक नेटवर्क है। तो जैसे ही ये टनल नंबर 8 के पास पहुँचती, इसी दौरान एक जो बेल्ले का जवान था, पाकिस्तान की भाषा में कहे तो जो दहशतगर्द था, उसने रॉकेट लॉन्चर दागा और ये रॉकेट लॉन्चर उस ट्रेन के इंजन को ही टारगेट कर रहा था ताकि सबसे पहले ड्राइवर की मौत हो और ट्रेन रुक जाए। जब रॉकेट लॉन्चर दागा जाता है उसके बाद फ़ौरन ट्रेन का ड्राइवर अनकॉन्शियस होकर उस ट्रेन को ब्रेक लगाता है, क्योंकि बड़ा सवाल ये था कि भाई में भी आगे पटरी टूटी हो। ट्रेन में ब्रेक लगाया गया। ब्रेक लगाने के बाद फिर जैसे ही ब्रेक लगा फ़ौरन ये लोग बंदूकों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान इनके इनपुट में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है और इनको शायद नहीं पता था कि 200 लोग ऐसे हैं जो पाक फोर्सेस के हैं। इसमें कुछ ISI के थे और कुछ आर्मी के थे, मिलिट्री के थे, कुछ पुलिस के थे और सब हथियारबंद थे। तो फिर सामने से उन्होंने गोली चलानी शुरू की। अब सामने से गोली चलाई, 200 बंदूकें ट्रेन की तरफ से फायर हो रही। इन्होंने भी फायर किया, इनकी संख्या ज़्यादा थी, चूँकि उनकी गोलियां ख़त्म हुई। इनके पास कोई स्टॉक की कमी थी नहीं, उनके पास लिमिटेड मैगजीन थी, उन्हें क्या पता ऐसा कुछ हो सकता है। 20-25 मिनट तक स्ट्रगल चला। उसके बाद उनके जब हथियार ख़त्म हुए तो उन्होंने फिर सरेंडर किया, यानी पाकिस्तान आर्मी ने। उसके बाद ये लोग ट्रेन के अंदर घुसते हैं। घुसने के बाद जितने पैसेंजर थे, ऑन द रिकॉर्ड अगर आपको बात बताएं तो 750 के करीब रिजर्वेशन हो गया था। 750 में से लगभग 450 बलूचिस्तान के क्वेटा से ही बैठ गए थे। ये रिकॉर्ड पे बात है, और रिकॉर्ड क्यों बोल रहा है इसको आपको लास्ट में बताऊंगा। इसमें से 200 पाक फोर्सेस के थे और 250 आम नागरिक जिनके रिजर्वेशन थे। तो फिर इस भीड़ को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया। ट्रेन से बाहर निकालने के बाद ये चेक किया गया कि कौन कौन कहाँ से है। जो तो बलूचिस्तान का था, वो चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे आदमी हो, चाहे लड़का लड़की, कोई भी हो, उसका सामान के साथ जो भी उसकी चीज़ें थी, लगेज था, उसको निकाला गया और बाइज्जत कहा गया कि आप जाइए। और बाकायदा इन्हीं के ही जो BLA के लोग थे स्कॉट करते हुए उनको हाईवे तक लेके गए। अब मान लीजिए 100-150 लोग वो रहे होंगे, चूँकि क्वेटा से वही बैठेंगे। इसके बाद जो 200 PF के जवान थे और बाकी और लोग, इनको फिर बैठाया गया और ऐसी मुस्तैदी दिखाई गई कि इनके बीच में कुछ ऐसे लोग थे जो बाकायदा अपने सीने पे बम लेके बैठे थे कि कभी कोई हमला हो तो हम बम फोड़ के सबको मार दें। कई ऐसे थे जो गन पॉइंट करके बैठे थे इनकी तरफ। उसके बाद फिर एक वीडियो रिलीज़ किया गया और ये कहा गया BLA द्वारा कि हमने हाईजैक कर लिया और हमारी डिमांड ये है कि 1-2 साल में हमारे जितने पॉलिटिशियन को आपने कैद कर रखा है उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ये स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बाद फिर मीडिया में खबर आई, पाकिस्तान ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की।
इस दौरान जो खबर निकल के सामने आई कि लगभग 28 ऐसे पीएफ यानी पुलिस फोर्स थे पाकिस्तान के जिनको गोली मारी गई, 6 आर्मी के जवान थे उनको गोली मार दी गई। उसके बाद आर्मी ने एक ड्रोन भेजा था, उसको भी शॉट कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें चलती रही। इसी के कुछ देर बाद एक रिपोर्ट निकल के सामने आती है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का दावा है कि उसने अपने आदमियों को बाइज्जत बाहर करवा दिया। जितने भी लोग थे, लगभग 200 के करीब बंधक थे, 200-250, उनको बाहर करवा दिया। चारों तरफ पाकिस्तान की आर्मी की जय जयकार होने लगी कि भाई हमने एक ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन में जो ये हाईजैक हुआ था इसको बर्बाद किया, तोड़ दिया, ख़त्म किया। 18 के करीब बलूचिस्तान आर्मी के ऐसे लोग थे जिनको गोली मार दी गई। ये तमाम चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन इसी दौरान एक तस्वीर वायरल हुई और कुछ लोगों के इंटरव्यू वायरल हो गए। और ये वही लोग थे जो लोग बाकायदा उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जिनको पाक आर्मी रेस्क्यू करके लाई थी। इनका कहना ये है कि हर घंटे 2 घंटे पे एक एक आदमी को मारा गया। हर घंटे 2 घंटे पे लाशों के अंबार लगाए गए और किसी किसी का कहना है कि 200-200 लोगों को मार दिया गया। और इत्तेफाक से जो तस्वीर वायरल हुई थी, उस तस्वीर में लगभग 200 ऐसे ताबूत थे जो दिखाए गए हैं। ये आप अलग अलग चैनलों पे भी देख सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने रिकॉर्ड की बात क्यों बोली। तो 450 के करीब रिजर्वेशन थे, यानी 750 थे, लेकिन 400 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी सीट ले ली थी। उसमें से 100 लोग ऐसे रहे होंगे, आप ऑन एवरेज मान लीजिए 100-150 जो क्वेटा के ही थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। बाकी 200 ऐसे थे जो पाक फोर्सेस के थे। इसमें से जो रिकॉर्ड की बात है कि 18 या 28 को पहले मारा गया, 6 आर्मी के लोगों को मारा गया। अब 200 ताबूत की बात ये है कि पाक आर्मी को अगर लीगली दिखाना होगा कि 450 लोग थे और 450 जिंदा है, तो 200 लोगों को वो दिखा देगी जो फोर्सेस के थे, और जो रिजर्वेशन वाले थे उनको जिंदा दिखा देगी। लेकिन एक सच्चाई आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान की ये दुर्दशा कहें, गरीबी कहें, गुर्बत कहें, लेकिन एक चीज़ सिमिलर है और आप अपने देश से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ट्रेन में अगर 700 लोग रिजर्वेशन पे हैं तो कितने ऐसे होंगे जो बिना रिजर्वेशन के चढ़ेंगे जनरल बोगी में, और वो जो सेटिंग वटिंग करके फिर फाइन वाइन दे के चढ़ जाते हैं किसी इमरजेंसी में, वो संख्या कितनी होगी। ऑन एवरेज अगर आपको वो रिकॉर्ड्स की बात बताऊं तो हर ट्रेन में 100-200 लोग ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के होते हैं, और ये फैक्ट है। और इस फैक्ट के पीछे वजह ये है कि हर ट्रेन में एक चालू बोगी डाली ही जाती है, और अगर बहुत लग्जरी ट्रेन है फिर भी 50 से 60 लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी इमरजेंसी में ऐसी ट्रेनों पे बैठ जाते हैं, जो सोचते हैं कि हम फ़ाइन देंगे लेकिन सफ़र कर लेंगे, चाहे टॉयलेट के पास ही हमको बैठना पड़े। और ये चीज़ें भी हमने देखी। और इत्तेफाक देखिए कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लग्जरी ट्रेन चलती भी नहीं है कि जो बहुत लग्जरी हो। जैसे हमारे यहाँ वंदे भारत हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, और एक महाराजा महारानी करके बहुत लग्जरियस 2-2 ढाई लाख के उनके टिकट है, वो हटा दीजिए, वो भारत की बात है। पाकिस्तान की रेलवे लाइन की जो स्पीड है वो भी 120 किलोमीटर पर घंटा मैक्सिमम है, तो राजधानी चलने की आप बात ही भूल जाइए जब 120 उसकी मैक्सिमम स्पीड है जो हमारी सड़कों की है। तो ऐसे हाल में रिकॉर्ड्स की बात ये कहते हैं कि अगर 450 लोग जिंदा मिल जाएं तो भी आप ये मान के चलिए कि 200 लोग मारे गए कम से कम, चूँकि 200 ताबूत इस बात का चीख चीख के इशारा करते हैं कि 200 लाशें गिरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोई भी आर्मी कोई ऑपरेशन करती है, आज के टाइम में हर चीज़ का एक वीडियो बनता है, वीडियोग्राफी होती है। इनके हेलीकॉप्टर्स आते तो दिखाई देते हैं, वो भी ऐसी ऊंचाई पे उड़ते हैं कि वहाँ कौवा उड़ रहा था, इसको लेके भी ये ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद इनकी आर्मी उस ट्रेन के आसपास नहीं नज़र आती। ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिसमें दिखाया जाए कि भाई बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी के जो लोग थे उनको मारा गया, उनकी लाशें यहाँ हैं। तो जब कोई सबूत, कोई सुराग है नहीं, तो हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया। फैक्ट्स ये कह रहे हैं अभी के हिसाब से कि पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट और इनके बीच डील हुई और उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो बैठे थे कि अगर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता, चूँकि हर 10 के बीच में 3-4 लोग इनके अपने थे, तो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता तो लोकल सिविलियन की मौत होनी तय थी। तो क्या पाकिस्तान आर्मी ने अपने लोगों को दांव पे लगा के ऑपरेशन किया?
किया तो फिर उसका वीडियो, उसका विजुअल कहाँ है? जो लोग मारे गए उनकी तस्वीरें कहाँ हैं? और अगर नहीं है तो फिर बात तो यही है कि डील हुई है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और कल होली है तो संभवतः कहानी ना आ पाए, प्रयास तो करूँगा कि सुना दूँ, लेकिन आसपास अगर डीजे साउंड डांस मिलने वालों का अगर आगमन हुआ तो भाई शायद मुश्किल है। तो अभी से आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल खोल के होली मनाइए, अच्छे से मनाइए, आपका त्यौहार है। बस इतना ध्यान रहे कि आपके आसपास के जो लोग हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर सच में किसी को कोई परेशानी है तो उसको परेशान ना करें, ज़बरदस्ती रंग ना लगाएं। इसमें ये भी नहीं कह रहा हूँ कि केवल मुस्लिमों को आप त्याग दें, उनको ना लगाएं। कई आपके धर्म के भी होंगे, आपके घर के भी होंगे जिनको रंग से एलर्जी होगी, या फिर उनके घर में कोई ऐसी कैजुअल्टी हुई होगी इस वजह से आप रंग ना लगाएं तो बेहतर होगा। अगर किसी को ये लगे कि शायद उसकी धार्मिक भावना आहत होती है तो उसको भी आप तनहा छोड़ दीजिए, ना लगाइए, क्योंकि लगा के क्या फ़ायदा है। पूरा साल वो आपको खुन्नस भरी नज़र से देखेगा, आप उसको विक्ट्री भरी नज़र से देखेंगे कि यार मैंने तुमको रंग लगा दिया था। तो ये चीज़ें बाद में बड़ी दिक्कत देती हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, आप आपस में प्यार से होली मनाएं, खूब अच्छे से मनाएं, और जो लोग प्यार से रंग खेलें उनके साथ खूब अच्छे से खेलें, पूरा दिन पूरी रात मज़े करें, कोई कैजुअल्टी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बस यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक की और कौन सी ऐसी थ्योरीज़ हैं। उम्मीद है मैंने ठीक ठाक तरीके से कोशिश की, बाकी कुछ छूटा हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो कल या फिर परसों आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।